क्रांति। (1857) की क्रांति एक ऐसी क्रांति जिसके बारे में बड़े पैमाने पर न केवल भारतीय इतिहासकारों ने बल्कि यूरोपीय इतिहासकारों ने बड़े पैमाने पर रिसर्च किया। एक ऐसी क्रांति जिसको देखने का नज़रिया हर दृष्टिकोण का अलग अलग रहा, जहां हम भारतीयों ने इस क्रांति को हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले गौरवान्वित अध्याय के रूप में देखा। लेकिन हमने देखा वे साम्राज्यवादी लोग, वे साम्राज्यवादी हुकूमतें और वो ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र जिसके हितों को इस क्रांति से नुकसान पहुंच रहा था, क्योंकि इस क्रांति का सीधा सा मकसद ये था कि ब्रिटिश ताकतों को हिंदुस्तान से बेदखल किया जाए। क्या वे इस क्रांति को एक स्वतंत्रता का अध्याय मानने को तैयार थे? नहीं। उनकी नज़र में यह क्रांति एक बगावत थी। उनकी नज़र में यह कुछ सिपाहियों का एक विद्रोह था जो ब्रिटिश कानूनों को तोड़ रहे थे, ब्रिटिश सरकार की नीतियों को नहीं मान रहे थे और ब्रिटिश साम्राज्य के नेतृत्व में हिंदुस्तान के एकीकरण में रुकावट डाल रहे थे। वे हमारी क्रांति के किरदारों को, जिन्हें हम नायक मानते, जो हमारे लिए आदर्श है, तात्या टोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर जगदीश सिंह, ये इस प्रकार के बहुत सारे लोग जो क्रांति के प्रमुख नेता थे, वे हमारे लिए नायक थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार अपने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के कारण इन लोगों को विद्रोहियों के रूप में देखती थी, बागियों के रूप में देखती थी। तो इस क्रांति के स्वरूप और प्रकृति, मतलब आपके लिए बहुत जानना जरूरी कि इस क्रांति का स्वरूप क्या होता है, प्रकृति क्या होती है। आप इतिहास के विद्यार्थी, आगे आपको कई मौक़ों पर इतिहास पढ़ने को मिलेगा, आपको जानने का मिलेगा। कई लोग MA इतिहास में भी करेंगे, इन चीज़ों को जानेंगे। तो आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस क्रांति का स्वरूप क्या था। हमारे लिए ये क्रांति हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई थी। यूरोपीय इतिहासकारों ने इसको अलग अलग नाम दिए। कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये हिंदुओं और मुसलमानों का एक मिला जुला संघर्ष था अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन जब इस मत का विवेचन किया गया तो पता पड़ा कि ऐसी बात नहीं है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि सारे अंग्रेज एक साथ थे, लेकिन क्या सारे हिंदुस्तानी, सारे हिंदू और सारे मुसलमान भारत के, क्या वो एक साथ थे? नहीं थे। हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान के अधिकांश देसी रियासतों के शासकों ने, हिंदुस्तान के अधिकांश देसी राजा महाराजाओं ने खुलकर इस लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया। चाहे ग्वालियर के सिंधिया हो, चाहे जोधपुर के राठौर हो, चाहे बीकानेर के राठौर हो। इवन बीकानेर का जो महाराजा था वो तो अंग्रेजों की मदद करने के मामले में बहुत ज़्यादा उत्साही निकला। उन्होंने खुद अपनी फौज लेकर वो अंग्रेजों के साथ मिलकर विद्रोहियों को कुचलने चले गए। तो राजस्थान के महाकवि सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने वंश भास्कर लिखा था और वीर सत्य लिखा था, उन्होंने अपने विवरण में लिखा है देसी रियासतों के राजा महाराजाओं की भूमिका के बारे में। उन्होंने कहा कि ये राजा महाराजा तो हिमालय के पहाड़ से भी ज़्यादा गले हुए निकले। हिमालय जो बर्फ़ का पहाड़ है वो भी इतना जल्दी नहीं गलता जितना कि ये गले हुए निकल गए। मतलब इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि ये साथ देते। और इवन दिल्ली का मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, वो बेसिकली मूल रूप से क्रांति नहीं चाहता था। वो 68-70 साल का बूढ़ा था। जब हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों से पहुंचे बागियों ने लाल किले में प्रवेश किया, उसके महल में वो घुस गए और उसको क्रांति का नेता बनने की प्रार्थना की। और वो इस बात को जानता था कि यदि मैंने इनका लीडरशिप नहीं लिया, इनका नेतृत्व स्वीकार नहीं किया, तो ये मुझे नुकसान पहुंचा सकते। तो वो भी बेसिकली क्रांति के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि अंग्रेज तो सारे एक तरफ थे, लेकिन हिंदुस्तान की तमाम ताकतें एक साथ नहीं थी। तो ये दृष्टिकोण कहना कि साहब कि ये अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों का सामूहिक विरोध था, ऐसी कोई बात नहीं है। यूरोपीय इतिहासकारों ने इस लड़ाई को सभ्यता बनाम बर्बरता की लड़ाई कहा। बोले कि इट वॉज अ बैटल, इट वॉज अ वॉर बिटवीन
सिविलाइज पर्सनस एंड बारबेरिक पर्सनस, बर्बर लोगों के बीच के अंदर और सभ्यता के बीच में ये संघर्ष था। हम अंग्रेज सभ्यता का झंडा बुलंद किए हुए थे, हम सभ्य लोगों के खिलाफ इन ये क्रूर लोगों का संघर्ष था। लेकिन ऐसा नहीं है। जब विवेचन किया गया तो ये पाया गया कि इस लड़ाई में क्रूरता है, ये दोनों पक्षों के द्वारा ही दिखाई गई। ठीक है, कुछ जगहों पर बागियों ने अंग्रेज स्त्री पुरुषों और बच्चों को मारा, गिने चुने एविडेंस थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचला तो उन्होंने विद्रोह को कुचलने के मामले में किसी भी प्रकार का रहम नहीं किया, किसी भी प्रकार की दया नहीं की गई। बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, बूढ़ों को भी नहीं बख्शा गया, स्त्रियों को भी नहीं बख्शा गया। और स्पेशली एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जनरल था, जनरल नील, करीबन 6 फुट से ऊपर हाइट का था, वो बड़ा क्रूर था। वो जिस गांव से निकलता उस गांव को वो जला देता, और रास्ते के अंदर जितने भी पेड़ आते थे ना, गांव वालों को मार के उन पेड़ के लटका देता। मतलब कई कई किलोमीटर तक डेड बॉडी लटकी रही। मतलब हमारे पास फोटोग्राफ से कभी आपको बताऊंगा, आप हैरत में आ जाएंगे। एक जगह पर मुकदमा चल रहा था बागियों के खिलाफ, तो उस वक्त एक छोटा सा बच्चा, 8-9 साल का बच्चा, भीड़ लगी हुई थी, भीड़ लगती थी कैसे लटका रहे, तो 8-9 साल का बच्चा उत्सुकता बस आगे आ गया, तो उसको भी नहीं बख्शा गया, उस बच्चे को भी लटका दिया। तो क्रूरता हर जगह बढ़ती गई, दिल्ली पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। गिने चुने लोग ही बच पाए, मिर्जा गालिब उन गिने चुने बचने वाले लोगों में से एक थे। दूसरी तरफ हमारे लोग जो जिनको हम राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं, वो कहते हैं कि साहब कि ये क्रांति हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली लड़ाई थी और सभी भारतीयों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का काम किया। लेकिन इसमें भी पूरी सच्चाई नहीं है, वो गलत है। तो हमारे अंदर सारे के सारे लोग क्रांति के समर्थक हो जाए, उनको इस चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, तो वे तमाम लोग, उनको लेना देना ही नहीं बहुत सारे लोगों को। और बहुत सारे क्रांति के नायक ऐसे थे जो अपने अपने निजी मुद्दों को लेकर लड़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मंगल पांडे, मंगल पांडे जिनको इस क्रांति का प्रथम योद्धा कहा जाता है, और उन्हीं के विद्रोह के परिणाम स्वरूप यह बगावत बढ़ गई। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या मंगल पांडे देश की आज़ादी के मुद्दे को लेकर लड़ रहे थे? क्योंकि जितना भी रिसर्च हुआ है उसके मुताबिक ये पता पड़ा कि जब मंगल पांडे को ये पता पड़ा कि सिपाहियों को जो कारतूस दिए जा रहे, उन कारतूसों के अंदर गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया, तो उनको ये लगा कि उनका धर्म खतरे में, तो उन्होंने विद्रोह का स्वर बुलंद किया। यदि यह मुद्दा नहीं होता तो क्या वो क्रांति का झंडा उठाते? क्या इससे पहले कभी क्रांति का झंडा उन्होंने उठाया? केवल ये मुद्दा है तभी तो उठा। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे नाना साहब की पेंशन का मुद्दा था, वो अपने पेंशन के लिए लड़ रहे थे। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी काम कर रहे थे, पर्सनल बातें भी बहुत सारी काम कर रही थी। क्रांति के दौरान बड़े पैमाने पे जो हिंसा हुई उसके अंदर बहुत सारे निर्दोष लोग भी उसका शिकार हुए। तो ये एक मिली जुली प्रतिक्रिया थी। तो उस वक्त ये कहना कि साहब ये क्या चीज़ थी, तो इस बारे में हम कह सकते हैं कि ये एक मिली जुली प्रतिक्रिया थी जिसके पीछे बहुत सारे तत्व काम कर रहे थे। लोगों में असंतोष था, जैसे कि एक पॉइंट था सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेज जो सुधारवादी थे, उनको ये लगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो गलत चल रही है, जैसे सती प्रथा। उनको ये अमानवीय लगा कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी पत्नी को, जिसका कोई दोष नहीं है, उसको भी चिता पे चढ़ा दिया जाता है, और वह अपना दिमाग नहीं लगा सके, इसलिए उसको अफीम या अन्य पदार्थों का सेवन करा के उसकी चेतना शून्य कर दी जाती थी। और बाद में जब वो चिता पर चढ़ती थी और जैसे आग लगती थी तो उसको थोड़ा एहसास होता, तो लोग लठ मार के उसको धकेल देते थे। राजा राम मोहन राय ने अपने विवरणों में इस बात का क्लियर उल्लेख किया। खुद राजा राम मोहन राय की जो विधवा भाभी थी, उनको भी सती किया गया। तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं इस प्रथा को बंद करा के दम लूँगा। और अंग्रेजी सरकार, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को गैर कानूनी और अपराध घोषित कर दिया गया। सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, ये कई ऐसी कुप्रथाएं थी जिनको लगा कि, अंग्रेजों को लगा कि वाकई अमानवीय है। और आज हम 21वीं शताब्दी में इस चीज़ की बिल्कुल वकालत करते हैं कि अमानवीय प्रथाएं, क्रूर प्रथाएं बंद होनी चाहिए। लेकिन भारतीयों को क्या लगा? भारतीयों को नहीं, विशेष रूप से वे लोग जिनका फ़ायदा इन चीज़ों के होने से था,
उनको ये लगा कि अंग्रेज उनके धार्मिक और सामाजिक मामलों में टांग अड़ा रहे। जैसे विशेष रूप से उन लोगों को जिनका मतलब जो बहुत सारी दुकानें लगा के बैठे थे, जो बहुत सारे मंदिर बना के बैठे थे, जहाँ कोई सती हुई वहाँ पे उन्होंने अपने मंदिर बना दिए, प्रसाद बांट रहे, दुकानें लगा रहे, उन सब की दुकानें बंद होने की नौबत आ गई। बाल विवाह और बहु विवाह रुक जाने के कारण कई जमींदार जो एक से ज़्यादा शादियाँ करने के शौकीन थे, कई 6-6 7-7 पत्नियाँ रखा करते थे, उनको लगा कि यार बोले पत्नियों को तो हम पाल सकते हैं, ये ब्रिटिश सरकार कौन है हमारे मामले में टांग अड़ाने वाली। तो उन्होंने अपने लोगों को मोटिवेट किया और देखिए माहौल ऐसा बनने लगा कि लोगों में ये धारणा बन गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी, अब अंग्रेज औरंगजेब की भूमिका में आ गए, तो हमें शिवाजी बनना पड़ेगा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे धर्म, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को ख़त्म करना चाहती है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एजेंडा भी था। मिशनरीज एक्टिविटी हिंदुस्तान में चालू हो गई थी और समाज के गरीब तबके और दलित वर्ग के लोग, उनको ये कहा गया कि आप अंग्रेज बन जाइए, आप क्रिश्चियन बन जाइए, तो हम आपको जॉब भी देंगे, सब कुछ आपका स्टेटस मिल जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति होगी और उनको यह भी कहा कि आप जैसे अंग्रेज बनेंगे तो आपका दर्जा वही हो जाएगा जो इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेज का हो जाता है। लेकिन बाद में जब वो अंग्रेज बन गया तो उसको पता पड़ा कि वो खाली उसका धर्म ही बदला है, बाकी सामाजिक स्थिति वो इंग्लैंड के अंग्रेज के बराबर नहीं हुआ। वो इंग्लैंड के अंग्रेज से मिला कि साहब मैं भी अंग्रेज हो गया हूँ, अब हम आपस में वैवाहिक संबंध कायम करते हैं, आपकी बेटे बेटी की शादी हमारे बेटे बेटी से कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, बोले तुम अपने लोगों में ही करो, हमारे से कोई लेना देना नहीं। तो एक कंपनी का एजेंडा भी इस टाइप से काम कर रहा है। तो सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ये एक बहुत बड़ा कारण बना था और लोगों ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, उस चीज़ को उत्साह दिया और लोग बड़े पैमाने पे इस क्रांति में साथ हो गए। यही कारण है कि जब 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से विचार करना चालू किया कि ये क्रांति क्यों हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने इस प्रकार के सुधार करने की कोशिश की, इससे ये लोग नाराज हुए, तो आगे चलकर उन्होंने सुधारों की गति को धीमे कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम अपनी तरफ से कोई सुधार नहीं करेंगे, हम वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे, तो ये चीज़ काम कर रही थी, लेकिन आर्थिक, प्रशासनिक और सैनिक मामलों में बहुत ज़्यादा भेदभाव चल रहा था। कोई भी भारतीय कितना ही काबिल क्यों नहीं हो, वो डिप्टी कलेक्टर से ऊपर प्रमोशन नहीं पा सकता था। सेना के अंदर वो कितनी वीरता क्यों नहीं दिखा दे, वो नायब सूबेदार या सूबेदार के पद से ऊपर नहीं जा पाता था। सेना की जो इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियाँ जैसे एम्यूनेशन है, तोपखाना है, ये सारे के सारे जो सेंसिटिव मुद्दे होते थे वेपन्स के, ये सारे के सारे अंग्रेज अफसरों के हाथ में रखे गए। एक अंग्रेजी सिपाही और भारतीय सिपाही की तनख्वाह में लगभग 3 से लेकर 4 गुना तक का अंतर होता था। 1856 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों की जो फ्री में डाक सुविधा थी सैनिकों के लिए, वो ख़त्म कर दी गई और साथ ही साथ भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र पार जाकर नौकरी करना अनिवार्य कर दिया गया। समुद्र पार जाकर नौकरी करना, ये शास्त्र इस बात की इजाज़त नहीं देता था समुद्र पर यात्रा करने की, और इस विशेष रूप से ब्राह्मण धर्मशास्त्र। तो प्रश्न ये है कि ब्राह्मण धर्मशास्त्र इसमें टांग क्यों अड़ा रहा है? तो ये है कि उस दौर का इक्वेशन देखे सेना का, तो उसमें बहुत बड़ी तादाद यूपी और बिहार से ब्राह्मणों की थी। ब्राह्मण बड़े पैमाने के अंदर फौज में आ रहे थे, जैसे कि मंगल पांडे खुद, तो ये सब बड़े पैमाने के अंदर आ रहे थे। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जो इन चीज़ों को और ज़्यादा जटिल बना रहे थे, क्रांति के लिए वातावरण तैयार कर रहे थे। आगे की कक्षा में हम और बताएंगे। आप वीडियो हमारे और देखते रहना, ये सारी चीज़ें मिलेंगी।